रिंकी एक गरीब माँ थी जिसकी बेटी पूजा अंधी थी। पूजा की उम्र शादी की हो चुकी थी, पर क्योंकि पूजा अंधी थी इसलिए कोई उससे शादी नहीं करना चाहता था। भला कोई अच्छे घर का लड़का उससे शादी करता भी क्यों। ना ही उसे दहेज मिलने वाला था और ना ही ढंग की लड़की। कहने को तो पूजा बहुत सुंदर थी, पर बेचारी देख नहीं सकती थी। और इसी बात से परेशान रिंकी मालिक के घर काम कर रही होती है और तभी उसकी नजर घर आई राधा पर पड़ती है। क्या हुआ राधा, आज तुम बड़ी परेशान नजर आ रही हो। आज से पहले तो तुम जब भी मेरे घर आई हो हमेशा हंसती हुई आई हो। अरे भैया, अब क्या ही बताऊं। मेरा बेटा सूरज, जिसकी शादी नहीं हो रही, अब मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब जो भी लड़की मिलेगी मैं उसी से उसकी शादी करा दूंगी। फिर चाहे वो लड़की लंगड़ी हो, लूली हो, गूंगी हो, कुछ भी हो, सब चलेगा मुझे। अब कर भी क्या सकते हैं। अरे रिंकी, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो। मेरी बहन आज बहुत दिनों बाद यहाँ आई है। जाओ कुछ नाश्ता पानी का इंतजाम करो। वैसे तो रिंकी रसोई में काम करने के लिए चली जाती है, पर उसका पूरा ध्यान राधा की बातों पर होता है। राधा की बातें सुनकर अब रिंकी के जहन में अपनी बेटी पूजा की शादी सूरज से करवाने की इच्छा उत्पन्न होने लगती है। बड़े लोगों की बड़ी बातें। काश की मालकिन अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवा देती। आखिर उन्हें भी तो कोई भी लड़की चलेगी। क्या करूं, मालिक से बात करूं या ना करूं। वो ऐसा ना सोचे कि मैं गरीब बड़े बड़े सपने देख रही हूँ। ऐसा काम करती हूँ, मालिक की बहन को जाने देती हूँ, फिर अकेले में मालिक से बात करूंगी। यही सोचकर रिंकी घर के कामों में व्यस्त हो जाती है और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। आखिरकार रिंकी हिम्मत करके अपने मालिक से अपनी बेटी की शादी की बात कर ही लेती है। मालिक, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो रिंकी, क्या बात करनी है। मालिक, मैं बहुत दिनों से कहना चाहती थी पर डर लगता था। हम छोटे लोग हैं ना, तो कहीं आप हमें नौकरी से ना निकाल दें। पर मालिक जी, आपकी बहन बोल रही थी कि उन्हें अपने घर के लिए कैसी भी बहू चलेगी। मेरी बेटी अंधी है और मैं गरीब। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं दहेज देकर अपनी अंधी बेटी की शादी करवा सकूं। आपकी बहन बोल रही थी कि कोई भी लड़की चलेगी। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं अपनी बेटी की शादी। अरे रिंकी, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात थी। तुम्हें तो उसी दिन कह देना चाहिए था राधा से। चलो कोई बात नहीं, मैं राधा से बात करूंगा और तुम चिंता मत करना। तुम्हें 1 रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और बड़े ही धूमधाम से तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी मेरे भांजे सूरज के साथ। अब तो तुम बस गांव में न्योता बांटो। अपने मालिक की ये बातें सुनकर रिंकी बहुत खुश होती है। खुश होती भी कैसे नहीं, आखिर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अंधी बेटी की शादी इतने बड़े घर में होगी। ये सोच सोच कर ही रिंकी बहुत खुश होती है कि उसकी बेटी भी बड़े घर की बहू बनेगी। माँ, क्या बात है, आज तुम बहुत ज्यादा खुश हो। हाँ पूजा बेटा, क्योंकि बहुत जल्द तेरी शादी होने वाली है, वो भी बहुत बड़े घर में। और उससे भी अच्छी बात ये कि लड़के वाले हमसे कुछ नहीं चाहते, उन्हें बस अपने घर के लिए एक संस्कारी बहू चाहिए। इस तरह से रिंकी पूरे गांव वालों को खुशखबरी सुनाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और बहुत जल्द पूजा की शादी राधा के बेटे सूरज से हो जाती है। शादी इतनी धूमधाम से होती है कि सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। लड़का कितना सुंदर है। अरे मैंने तो सुना है रिंकी बहन जहाँ काम करती है उसी की बहन है इसकी बेटी की सास। और रिंकी ने 1 रुपए भी शादी में खर्च नहीं किए, सारा खर्चा लड़के वालों ने दिया है। पर जो भी कहो बहन, इस अंधे की किस्मत बहुत अच्छी है जो उसे इतना अच्छा घर परिवार मिला। गांव की सभी औरतें खुसर फुसर कर ही रही होती है कि आखिर पूजा के अंदर लड़के वालों ने ऐसा क्या देखा कि इस अंधी पूजा की शादी राधा ने अपने बेटे से करवा दी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पूजा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। खुश होती भी क्यों ना, आखिर उसे उसके सपनों का ससुराल जो मिला था। ऐसे ही एक रात पूजा अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसे अपने कमरे में किसी की आने की आहट सुनाई देती है। कौन है? कौन है इतनी रात को मेरे कमरे में? अरे पूजा, आराम से बोलो, मैं हूँ तुम्हारा पति सूरज। इतना बोलकर सूरज उसका हाथ पकड़ लेता है। सूरज की ये बदतमीजी पूजा को जरा भी पसंद नहीं आती और वो उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है।
तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हूँ? मुझे दिखाई नहीं देता? मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम कौन हो? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम मेरे पति नहीं हो। मैं उनकी खुशबू, उनकी आहट से पहचान लेती हूँ। तुम मेरे पति नहीं हो, इसीलिए खबरदार जो मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। पूजा, मेरी बात को समझो, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। और थोड़ा आराम से बोलो, अगर माँ ने सुन लिया और उन्होंने मुझे तुम्हारे पास देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैंने कहा ना, मुझसे दूर हटो। मैं अंधी हूँ, बेवकूफ नहीं। मुझे आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, पर मुझे तुमसे ज्यादा इंसान की पहचान है। इस तरह से पूजा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तभी पूजा की आवाज सुनकर घर का नौकर रामू पूजा के कमरे में आता है। मालकिन, क्या हुआ? साहब जी से आपका कुछ अंदर हुआ क्या, जो आप साहब जी को अपना पति मानने से इनकार कर रही हैं? रामू, लगता है आज तुमने ज्यादा ही पी ली, तभी तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अरे मैं अंधी हूँ, तुम भी अंधे हो गए हो क्या? दिखाई नहीं देता कि मेरे कमरे में कोई और आदमी आया और मुझे जबरदस्ती अपनी बीवी बना रहा है? पर मालकिन, यही आपके पति हैं, यही तो हैं सूरज बाबू। घर में हो रहे शोर की आवाज सुनकर अबड़ा था और पूजा के शोर से उसके जेठ जेठानी की भी आंखें खुलती है और वो भी पूजा के कमरे में आते हैं। पर जैसे ही पूजा का जेठ कमरे में जाता है, पूजा उसके गले लग जाती है और सभी घर वालों से कहती है, सूरज जी, अच्छा हुआ जो आप आ गए। अब इन सबको बताइए कि ये आदमी मेरा पति नहीं, मेरे पति आप हो। पूजा, ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरे पति को अपना पति कैसे कह सकती हो? माना कि तुम अंधी हो और मम्मी जी ने सूरज की शादी तुमसे कराकर तुम पर एहसान ही तो किया है। घर में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पूजा अपने जेठ को अपना पति कह रही थी तो वही उसकी जेठानी उसे इस बात के लिए धमका रही थी, तो वही दूसरी ओर सूरज पूजा को बार बार यकीन दिला रहा था कि वही उसका पति है और उसके साथ धोखा हुआ है। आखिर सूरज किस धोखे की बात कर रहा था? मैं अपनी पत्नी के साथ और धोखा होते हुए नहीं देख सकता। आप उसे सारा सच बताती हो या आज मैं खुद सच बताऊं? हाँ हाँ, हो रहा है पूजा बहू के साथ धोखा, और उसे धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। पर मेरे ये सब करने की वजह ना तुम सब हो। मैं इसे इस घर की बहू इसलिए बनाकर लाई थी ताकि ये मेरे अंश को आगे बढ़ाएगी, लेकिन क्या हुआ, मेरा एक बेटा तो नपुंसक निकला, और अगर ये नपुंसक निकला तो मेरी ये बड़ी बहू जो कि एक बांझ निकली। अब एक बेटा मेरा नपुंसक है जो मेरे अंश को कभी आगे ही नहीं बढ़ा सकता, और मेरा जो दूसरा बेटा है वो अंश को आगे बढ़ा तो सकता है लेकिन उसकी बीवी बांझ निकली। अब इसीलिए मैंने पूजा की शादी सूरज से करवाई ताकि सूरज के बदले उसका पति बनकर मेरा बड़ा बेटा पूजा के साथ सोता रहे। सारा सच जानने के बाद पूजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो ठान लेती है कि वो अपनी सास को उसके किए की सजा जरूर दिलाएगी। माना कि पूजा अंधी है, पर किसी को भी ये अधिकार नहीं कि वो उसके साथ धोखा कर सके। इसलिए पूजा अपनी सास और जेठ को सलाखों के पीछे डलवा देती है और खुद अपने ससुराल को छोड़कर अपनी माँ के साथ रहने लगती है। राजू नाम का एक व्यक्ति रात के अंधेरे में अपने घर जा रहा होता है। तभी उसे तेज पीली रोशनी दिखाई देती है। वो उस रोशनी का पीछा करने लगता है। पीछा करने के बाद वो एक गुफा के बाहर जाकर आता है, जहाँ वो गुफा के अंदर सुनहरे बालों वाली चुड़ैल को देखता है और खुद से बोलता है, अरे ये तो वही सुनहरे बालों वाली चुड़ैल है जिसकी चर्चा हमारे गांव में हो रही है। ये मुझे देखे इससे पहले मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये सुनहरे बालों वाली चुड़ैल मुझे यहाँ देख ले। राजू उस चुड़ैल को देखकर जल्दी से घर जाता है और सारी बात अपनी बीवी तारा को बताता है। सुनहरे बालों वाली चुड़ैल की बात सुनकर तारा अपने पति से बोलती है, क्या आप सच कह रहे हैं? आपने उस चुड़ैल को देखा? अरे हाँ भाग्यवान, मैंने अपनी दोनों बड़ी बड़ी आँखों से उस चुड़ैल को उस गुफा में देखा। वो हमारे गांव के जंगल वाली गुफा में ही रहती है। उसके लंबे सुनहरे बाल देखकर तो मैं हैरान ही हो गया। उसके बाल से तेज रोशनी निकल रही थी। अरे तो फिर आप उस चुड़ैल के बाल क्यों नहीं काट ले आए? मैंने सुना है अगर कोई उसके सुनहरे बाल काट कर ले आए ना तो उस बालों से जो मांगो ना वो मिल जाता है। अगर आप उस सुनहरे बाल वाली चुड़ैल के बाल ले आते ना तो हम करोड़पति बन जाते। आपने इतना अच्छा मौका गवा दिया। हे भगवान, कैसी बीवी मिली है मुझे। यहाँ पति मौत के मुंह से बचकर आया है और इसे करोड़पति बनने की पड़ी है।
अरे मूर्ख औरत, तुझे पता नहीं है क्या कि वो चुड़ैल हमेशा अपने गांव से एक इंसान को उठाकर ले जाती है और उसे मार डालती है। आज तक किसी को समझ नहीं आ सका है कि वो चुड़ैल कभी बूढ़ी क्यों नहीं होती, उसके सुनहरे बाल मरते क्यों नहीं हैं और वो इंसानों को मारकर क्या करती है। आप तो रहने ही दीजिए, आपसे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। आप तो एक नंबर के डरपोक इंसान हैं। अब मुझे पता चल चुका है वो सुनहरे बालों वाली चुड़ैल कहाँ रहती है। अब मैं खुद उसकी गुफा में जाकर उसके बाल चुपके से काट कर ले आऊंगी और फिर उसके बालों से मैं जो भी मांगूंगी वो मुझे मिल जाएगा। और फिर देखना आप, हम कैसे करोड़पति बन जाएंगे और फिर इस गाँव को छोड़कर बड़े से शहर में रहेंगे। फिर हमारे पास अपना खुद का घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ होगा। अगर तूने खुली आंखों से सपना देख लिया हो तो अब मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, सुबह से भूखा हूँ। हाँ, अभी दे रही हूँ। इतना बोलकर तारा राजू को खाना खाने के लिए देती है, पर अब भी उसके दिमाग में वही सारी बातें घूम रही होती हैं। कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह जब तारा उठती है तो बिंदु नाम की औरत अपने घर में बैठकर रो रही होती है। उसके घर में काफी भीड़ होती है। तारा भी बिंदु से मिलने उसके घर जाकर उससे पूछती है, क्या हुआ बहन, तुम इतनी क्यों रो रही हो? कोई बात हुई है क्या? अरे रो नहीं तो क्या करूं बहन, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब मेरा घर कैसे चलेगा? मेरे बच्चों को कौन पालेगा? न जाने वो चुड़ैल कब रात को आई और मेरे पति को अपने साथ उठाकर ले गई। अब मैं क्या करूंगी? अरे बहन रो मत, जो होना था वो तो हो गया। अब तुम्हें ही अपने बच्चों को संभालना होगा। अगर तू ही खुद को नहीं संभाल पाएगी तो तेरे बच्चों को कौन देखेगा? तुम सही कह रही हो बहन। तारा बिंदु को दिलासा देकर वहाँ से चली जाती है और घर में बैठे बैठे खुद से बोलती है, हे भगवान, मैंने ये काम जितना आसान सोचा था मुझे नहीं लगता कि ये काम इतना आसान है। ये चुड़ैल तो बड़ी ही खतरनाक और शक्तिशाली है। मुझे उसकी गुफा में पूरे प्लान के साथ जाना चाहिए। एक काम करती हूँ, आज जाकर देख लेती हूँ उस चुड़ैल का गुफा और कल जाकर उस चुड़ैल के बाल काट दूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। इतना बोलकर रात होते ही तारा चुड़ैल की गुफा में जाती है, जहाँ चुड़ैल अपने बालों को ही संवार रही होती है। तो वहीं दूसरी तरफ कई सारी लाशें भी पड़ी होती हैं। चुड़ैल अपने बालों को संवारते हुए खुद से बोलती है, हाय कितना मजा आता है मुझे जब मेरे बाल इन इंसानों के खून को पी जाते और फिर मेरे बाल और भी ज्यादा चमकने लगते हैं। इसकी चमक और अपनी सुंदरता बरकरार रखने के लिए हर रोज मुझे एक इंसान का खून चाहिए होता है, पर कमबख्त ये इंसान है कि आसानी से मेरे हाथ में ही नहीं आते। जब भी मेरे बाल इनका खून पीने लगते हैं ये इंसान पागलों की तरह रोने लगते हैं, दर्द से छटपटाने लगते हैं, पर इन्हें कौन समझाए। चुड़ैल ऐसी ही इतनी जवान थोड़ी ना दिखती हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर तारा डर जाती और भागती हुई घर आती है और खुद से बोलती है, ओह तो ये राज है इस चुड़ैल के जवान और सुंदर होने का। इसके सुनहरे बाल इसके इतने चमकते हैं, पर मैं क्या करूँ? इस चुड़ैल से बचकर मुझे गुफा में जाना होगा। अगर इस चुड़ैल ने मुझे देख लिया तो चुड़ैल के सुनहरे बाल मेरा ही खून पी जाएंगे और मैं मारी जाऊंगी। इसीलिए कल रात को मैं चुपके से जाऊंगी और जब चुड़ैल किसी का खून पी रही होगी ना, उसी समय मैं उसके बाल काट कर ले आऊंगी। इतना बोलकर तारा सो जाती है और अगली रात को अपने हाथों में कैंची और लालटेन लिए चुड़ैल की गुफा में जाती है, जहाँ इस बार वो अपने पति को चुड़ैल के चंगुल में पाती है। मेरी सुंदर चुड़ैल, सुनहरे बालों वाली चुड़ैल, मेरी बीवी तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। देखो मैं उसका पति हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। आज अपना शिकार किसी और को बना लो। मेरे सुनहरे बालों और मेरी सुंदरता का फैन तो हर कोई है, पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने बालों को हर समय चमकते रहने के लिए प्रोटीन चाहिए, यानी कि तुम्हारा खून, जो कि मैं अपने बालों को देकर ही रहूंगी। समझ में आई बात? अगर आराम से मरना है तो चुपचाप खड़े रहो, वरना मैं और मेरे सुनहरे बाल तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। मरना तो तुझे ही है, चाहे मैं चुपचाप मरूं या अपनी आखिरी इच्छा बोलकर मरूं। जहाँ राजू अपनी जान बचाने के लिए सुनहरी बालों वाली चुड़ैल से भीख मांग रहा होता है, तो वहीं तारा अपने पति को बचाने की तरकीब सोच रही होती है। हे भगवान, ये तूने मुझे कैसे मुसीबत में डाल दिया? अब मैं इस चुड़ैल के बाल लूं या अपने पति की जान बचाऊं?
मुझे चुड़ैल के बाल चाहिए तो थे। नहीं नहीं तारा, तू ऐसा नहीं कर सकती। तेरे लिए तो तेरा पति सब कुछ है। अगर तेरा पति जिंदा रहेगा तो वो तुझे बहुत कमा कर देगा। अगर पति ही जिंदा नहीं रहेगा तो तू अमीर बनकर क्या करेगी? इसीलिए तू अपने पति की जान बचा और इस चुड़ैल को खत्म कर दे। अब इस चुड़ैल का अंत मेरे हाथों होगा, पर मैं इस सुनहरी वाली चुड़ैल को खत्म कैसे करूं? तारा के मन में कई तरह के सवाल चल रहे होते हैं, जिसके बाद वो अपने पति को बचाने की सोचती है और खुद से बोलती है, हो ना हो इस चुड़ैल की सारी शक्तियाँ इसके सुनहरे बालों में ही है। अगर मैं इसके सुनहरे बालों को जला दूं तो शायद ये भी खत्म हो जाएगी और मेरे पति भी बच जाएंगे। और अपने पति को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। हाँ, ये सही रहेगा। इतना सोचकर तारा हिम्मत करके गुफा के अंदर जाती है। जैसे ही तारा देखती है कि चुड़ैल के सुनहरे बाल उसके पति का खून पीने जा ही रहे होते हैं, तारा जल्दी से वो लालटेन चुड़ैल के सर पर फेंक देती है, जिससे चुड़ैल के बालों में ही आग लग जाती है। चुड़ैल के बाल नष्ट होने के साथ साथ चुड़ैल भी नष्ट हो जाती है और उसी शीशे में कैद हो जाती है जिसमें वो अपने बालों को संवारा करती थी। जिसके बाद तारा अपने पति को सही सलामत घर ले आती है। उस दिन के बाद से गाँव का कोई भी बंदा अपने गाँव से गायब नहीं होता। वो सब शांति से अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं। मीना रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। बहुत जल्दी उसकी शादी थी। अपनी शादी को लेकर मीना बहुत खुश थी। ऐसे ही एक दिन अपनी शादी से कुछ दिनों पहले मीना अपने होने वाले पति सूरज को फोन करती है और उससे कहती है, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि हम दोनों की शादी होने वाली है। शादी होने के बाद हम दोनों एक साथ रहा करेंगे। खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही है। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द अपना शादी वाला दिन आ जाए और मैं तुम्हें मेरी दुल्हन के रूप में देख सकूं। अच्छा, इतना प्यार करते हो मुझसे? अपनी जान से भी ज्यादा। अच्छा ऐसा है तो बताओ, अगर मैं कभी तुमसे दूर हो गई या खो गई तो तुम मुझे कैसे पहचानोगे कि हाँ मैं तुम्हारी मीना हूँ? भाग जंगली बिल्ली। ई, तू भाग जंगली कुत्ता, नहीं तो मैं बिल्ली से जंगली शेरनी बन जाऊंगी। हाँ हाँ, मुझे पता था। जैसे ही मैं तुम्हें जंगली बिल्ली बोलूंगा वैसे ही तुम प्यार भरी बातें करना बंद करके मुझसे लड़ना शुरू कर दोगी और मुझे जंगली कुत्ता बोलोगी। तो इस तरह से मैं अपनी जान को पहचान लूंगा। मेरी जान तो बहुत समझदार है। अच्छा चलो अब जाकर सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। अब देखते ही देखते उन दोनों की शादी का दिन आ जाता है। शादी वाले दिन सूरज मंडप पर अपनी होने वाली दुल्हन का इंतजार कर रहा होता है, तो वहीं मीना अपने कमरे में बैठकर तैयार हो रही होती है। तभी शीशे में उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। मीना पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। कौन है यहाँ? मैं हूँ यहाँ, असली दुल्हन जो बनेगी सूरज की बीवी। तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि सूरज सिर्फ और सिर्फ मेरा है, समझी तुम? तेरा ये सपना अधूरा रहेगा, तेरा ये सपना अधूरा रहेगा, क्योंकि सूरज से शादी करके मैं उसकी बीवी बनूंगी और मैं करूंगी बच्चा, और वो बच्चा शैतानी होगा। मैं अपने शैतानी बच्चे के साथ मिलकर इस दुनिया पर राज करूंगी, राज, और फिर मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। मैं तुझे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। मीना की ये बात सुनकर चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उसका गला दबाकर उससे बोलती है, तू रोकेगी मुझे? तू पहले खुद को तो बचा ले मीना। इतना बोलकर चुड़ैल मीना को बेहोश कर देती है और अलमारी में बंद कर देती है। जिसके बाद चुड़ैल खुद मीना का रूप लेके नीचे मंडप पर जाती है और सूरज से शादी कर लेती है। शादी होने के बाद चुड़ैल बहुत खुश होती है और अपने ससुराल में जाकर अपने कमरे में खुद से बोलती है, शादी मैंने कर ली है, अब बहुत जल्दी मेरा मकसद पूरा हो जाएगा और वो मीना कुछ नहीं कर पाएगी। अब मुझे इस इंसान से एक बच्चा चाहिए बस। चुड़ैल अपने मकसद को कामयाब करने के लिए पहली सीढ़ी चढ़ चुकी थी, इसीलिए ये बात सोचकर वो बड़ी खुश थी। तभी वहाँ सूरज आ जाता है और सूरज को देख चुड़ैल उसके करीब जाने लगती है। तभी वहाँ सूरज की माँ कुंती आ जाती है और सूरज से बोलती है,
अरे तू फिर से बहू के कमरे में आ गया बेटा। मैंने तुझे समझाया था ना, हमारे घर में ये रिवाज है कि शादी के 1 सप्ताह तक दूल्हा और दुल्हन अलग अलग कमरे में सोते हैं। तो जिस दिन तुम्हारी शादी को 7 दिन पूरे हो जाएंगे ना, उस दिन आ जाना बहू के पास। उसके बाद तुम दोनों एक साथ रहना, कोई तुम्हें अलग नहीं करेगा। माँ, ये आप क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ बस मीना से कुछ बात करने आया था। बाद में करते रहना ना आराम से बात। 1 सप्ताह बाद तुम दोनों को बात करने से कोई नहीं रोकेगा। अभी बहुत रात हो चुकी है, तू जाकर अपने कमरे में सो जा और जाकर आराम कर। बहू को भी आराम करने दे। ठीक है माँ। मीना, तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर सूरज वहाँ से चला जाता है और कुंती की बातें सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन बोलती है, ये बुढ़िया और इसकी खोखली रस्में, दिल तो करता है इस बुढ़िया को ही खत्म कर दूं, पर मैं यहाँ किसी की जान नहीं ले सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल अपने गुस्से को शांत कर लेती है। अब इस तरह 2 दिन तो बीत जाते हैं। 2 दिन बाद मीना जैसे तैसे खुद को अलमारी में से निकाल कर सूरज के घर जाती है, जहाँ सूरज के परिवार दो मीना को देखकर हैरान हो जाते हैं। और कुंती सूरज को आवाज लगाते हुए बोलती है, हे भगवान, मैं ये क्या देख रही हूँ? 2 मीना, पर इसमें से असली मीना कौन है और नकली कौन? समझ ही नहीं आ रहा मेरी असली बहू कौन है। माँ जी, मैं हूँ आपकी असली बहू। ये ढोंगी है जो मेरा रूप लेकर इस घर में आई है। असल में ये एक ढोंगी भी नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। माँ जी, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? सूरज बेटा जल्दी आ जा। देख, यहाँ 2 बहू है, वो भी एक जैसी। अब तू ही बता कर असली बहू कौन है? अपनी माँ की आवाज सुनकर सूरज भागता हुआ घर में आता है और अपने सामने 2 मीना देखकर वो भी हैरान हो जाता है और बोलता है, 2 मीना? पर इसमें से मेरी वाली मीना कौन है? हे भगवान, ये तूने कैसी दुविधा में मुझे डाल दिया है। अब मैं कैसे पता करूं कि मेरी मीना कौन है? सूरज जी, मैं ही आपकी असली मीना हूँ। हमारी शादी हुई है और ये लड़की हमारी शादी होने के बाद आई है ना। पता नहीं ये कौन है, कहाँ से आई है। मैं नहीं जानती कि इसकी शक्ल बिल्कुल मुझसे कैसे मिलती है, पर मुझे पूरा विश्वास है अपने प्यार पर कि आप मुझे पहचान ही लेंगे। पहचान तो वो लेंगे ही, पर तुझे नहीं, मुझे। और फिर सबको पता चल जाएगा कि मैं ही इस घर की असली बहू हूँ और मैं ही इसकी मीना हूँ। और चुड़ैल, मैं तेरा मकसद पूरा नहीं होने दूंगी। माँ जी, सूरज जी, ये लड़की एक चुड़ैल है। ये बच्चे को जन्म देना चाहती है और अपनी शैतानी बच्चे के साथ इस दुनिया पर राज करना चाहती है। ये अपने मकसद में कामयाब हो उससे पहले आपको कुछ करना होगा। आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं ही आपकी असली मीना हूँ। चुप करो तुम दोनों, और तू जंगली बिल्ली यहाँ से बाहर भाग। तू है जंगली कुत्ता, तू निकल, मैं नहीं जाने वाली। अगर मुझे परेशान किया तो मैं बिल्ली से जंगली शेरनी बन जाऊंगी। मैं आप लोगों को कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं ही मीना हूँ, इस घर की असली बहू। मीना, मुझे पता चल चुका है कि तुम ही इस घर की असली बहू हो। और चुड़ैल, तुझे क्या लगा तू मेरी मीना की जगह ले लेगी और मैं अपनी मीना को पहचान नहीं पाऊंगा? मुझे पता चल चुका है तुम ही असली मीना हो। मीना, जब तुमने जंगली बिल्ली वाली बात पर गुस्सा किया, अगर ये असली मीना होती तो ये भी गुस्सा करती, पर इसने ऐसा कुछ नहीं किया। और चुड़ैल, तेरा अब अंत निश्चित है। सूरज की बातें सुनकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और उनसे बोलती है, तो तुझे आखिर पता चल ही गया कि असली बहू कौन है, इसलिए अब मैं तुझे और तेरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम सबको मार डालूंगी। तुम्हारी वजह से मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। तू हमारा कुछ नहीं कर पाएगी चुड़ैल। जैसे तू अभी हमसे हारी है, वैसे ही तू फिर से हारेगी। मीना और चुड़ैल आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि इस बीच मौका देखकर सूरज मंदिर से माता रानी का त्रिशूल लेकर आता है और चुड़ैल पर वार कर देता है, जिससे चुड़ैल वहीं अपना दम तोड़ देती है और एक राख बनकर गायब हो जाती है। इस तरह से कुंती को उसकी असली बहू मिल जाती है, जिसके बाद सूरज एक बार फिर से मीना से शादी करता है और अपनी खुशहाल जिंदगी की नई शुरुआत करता है।